My dear students, welcome to our classroom. This is Radha. In this video, we are going to discuss chapter 6 of class 6th history. The name of the book is Our Past 1. Chapter 6 Kingdoms, Kings and an Early Republic. जो पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा बने थे वो कैसे बने थे, क्या रेवोल्यूशन आया था, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इलेक्शन डे. Shankaran woke up to see his grandparents are all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Shankaran wanted to know, were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." अच्छा, इलेक्शन डे पे शंकरन जो है वो जल्दी उठा ताकि वो देख सके कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो रेडी हो रहे हैं और जाकर के अभी वो वोट करने वाले हैं. वो पोलिंग बूथ वो जगह है जहाँ पर लोग जाकर के वोट्स अपने डालते हैं. वो पोलिंग बूथ पे सबसे पहले पहुँचना चाहते थे. तो शंकरन को ये जानना था कि क्यों वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, उत्सुक थे. और जल्दबाजी में उसके ग्रैंडफादर ने उसको ये समझाया कि आज हम अपने रूलर्स को चूज़ कर सकते हैं कि हमारा राजा कौन होगा या कौन हमारे देश को चलाएगा. ठीक है. हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स. कुछ आदमी रूलर्स कैसे बने. चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years or so. How did men become rulers in the past? Some of the rajas we read about in the chapter 5 were probably chosen by the Jana, the people, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. अच्छा, लीडर्स और रूलर्स को चूज़ करके या वोट करके चूज़ करना ये अभी कॉमन हुआ है लास्टली 50 years में, या अभी की ही ये बात है. तो पहले जो इससे भी पहले का हमारा पास्ट है तब हम रूलर्स कैसे बनते थे. तो कुछ ऐसे राजास हैं जो हमने चैप्टर 5 में पढ़े हैं. हो सकता है कि उनको जना यानी कि लोगों ने चूज़ किया हो, लेकिन आज से 3000 साल पहले हमें कुछ चेंजेस मिले कि कैसे राजा चूज़ किए जाते हैं. इस तरीके में कुछ चेंजेस हुए. कुछ मेन जो थे ऐसे राजा बने. उनको राजा कैसे वो कैसे राजा बनते थे, बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करके. यानी कि अब वो सेक्रीफाइसेस आग में भी सेक्रीफाइस हो सकते हैं, किसी चीज़ के भी सेक्रीफाइसेस हो सकते हैं, तो उससे वो राजा बनते थे. द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered to the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who became brought gifts for him. अच्छा देखो, सबसे जो बड़ा सेक्रीफाइस उस समय पर माना जाता था वो था अश्वमेध या हॉर्स सेक्रीफाइस. एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था कि आपको जहाँ घूमना है, जहाँ वॉन्डर करना है आप कीजिए. उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती थी, लेकिन उसको गार्ड करते थे कौन? राजा के आदमी. ठीक है. अब अगर हॉर्स दूसरी के किंगडम में, दूसरे राजाओं के राज्य में अगर वो चला गया और उस राजा ने अगर उसको रोक लिया, तो इसका मतलब उस राजा को और ये जिसका ये घोड़ा है उस राजा को, दोनों को फाइट करना पड़ता था. लेकिन अगर वो दूसरी किंगडम वाले ने हॉर्स को वहाँ से पास होने की इजाज़त दे दी, तो इसका मतलब कि वो मानते थे कि जिस राजा का ये घोड़ा है वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. ठीक है. फिर ये वाले राजा जो हैं इस सेक्रीफाइस में इनवाइट किए जाते थे जब घोड़े को सेक्रीफाइस किया जाता था. और ये सेक्रीफाइस स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट्स जो होते थे वो ये सेक्रीफाइस को करते थे और इनको फिर बाद में इसके बदले में गिफ्ट भी मिलता था. जिस राजा ने ये सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज किया जाता था उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था उसके बाद, और बाकी सब जो राजा आते थे वो उसके लिए गिफ्ट्स लेकर के आते थे. Moving on, the Raja was a central figure in these rituals. He often had a special seat, a throne or a tiger skin. His charioteer
who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits। अभी आगे है, राजा जो है इन रिचुअल्स में सेंट्रल फिगर होता था, यानी सबकी नज़र उसी पे होती थी। उसकी एक हो सकता है उस समय पर जैसे मूवीज़ में दिखाते भी हैं कि उसकी सीट स्पेशल होती है, थ्रोन होता है, यानी कि थोड़ी सी ऊंचाई पे होती है, या तो उस टाइगर स्किन का पूरा बना होता है। उसका जो घोड़ा होता है, जो घोड़ा गाड़ी जो उसकी होती है, जो उसका कंपेनियन भी होता है। जैसे राजा को अगर कहीं भी जाना होता है वो अपने चैरिटियर में ही जाएगा, ठीक है, तो वो कंपेनियन उसका जो उसका साथी है वो उसके हर एक चीज़ को विटनेस करता था, यानी हर एक चीज़ वो देखता था कि राजा के साथ क्या हो रहा है। बैटलफील्ड में भी वो राजा के साथ जाता था, उनकी जो भी मान लो कभी राजा की हार हो गई तो वो भी वो देखता था, और अगर राजा की जीत हो गई, चांटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, मतलब अगर जीत हो गई तो वो उसकी भी गाथाएं लोगों को बताता था। कौन? उनका चैरिटियर। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other Rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals, including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the Vish or the Vaishya, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as the Shudras by the priest, वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। अच्छा देखो, जो राजा के रिलेटिव्स थे, स्पेशली उसकी बीवियां और बेटे, उनको कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स भी करने पड़ते थे, रीत रिवाज निभाने पड़ते थे। बाकी के राजा जो वहाँ पर आते थे वो सिंपली स्पेक्टेटर्स थे, यानी कि सिर्फ देखने आते थे। जैसे मैच में खेलने वाले 22 लोग होते हैं, बाकी सब स्पेक्टेटर्स होते हैं, ठीक है। फिर वो सिर्फ वहाँ पर बैठते थे और सेक्रीफाइस को होते हुए देखते थे, ठीक है। प्रीस्ट जो हैं वो इस रिचुअल को करते थे, साथ में वो किंग पे सेक्रेट वाटर को का छिड़काव भी करते थे। सेक्रेट वाटर को मतलब बोल सकते हैं होली वाटर, एकदम शुद्ध और यहाँ पूजा किया हुआ पानी है ना। गंगा वाटर को लोग स्पेशली सेक्रेट वाटर बोलते हैं। जो आम जनता थी जैसे कि विश या वैश्य, वो भी गिफ्ट्स लेके आते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे कि शूद्रस, जिनको प्रीस्ट जो हैं उनको मतलब सही नहीं मानते थे, इसीलिए उनको इन रिचुअल्स में बुलाया नहीं जाता था, एक्सक्लूड किया जाता था। मूविंग ऑन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस, which are the categories that are described in terms of their occupations। इनमें से एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सेक्रीफाइस पे प्रेजेंट है, और इन लोगों की ऑक्यूपेशंस का भी ऑक्यूपेशंस के हिसाब से इनकी कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज दी हुई हैं वो भी बताइए। अब आता है आगे वर्नास। वर्नास क्या है अब वो देखते हैं। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली in the areas drained by the Ganga and the Yamuna during this period. These books are often called later Vedic because they were composed after the Rig Veda, about which you learnt in chapter 5. These include the Samaved, Yajurved and Atharvaved, as well as other books. These were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contained rules about the society. अच्छा, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में बनी, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पर गंगा और यमुना बहती थी, ठीक है। इन बुक्स को कभी कभी बोल दिया जाता है लेटर वैदिक, क्योंकि ये ऋग्वेद के बहुत बाद बनी, जो ऋग्वेद के बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। इन बुक्स में 3 और बुक्स आती हैं, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 3 वेद ही हैं, लेकिन ऋग्वेद के बहुत बाद बने हैं, इसीलिए ये लेटर वैदिक पीरियड में गिनी जाती हैं। और बाकी की और भी किताबें थी। ये कौन बनाता था? प्रीस्ट बनाते थे। इसमें वो बताते थे कि कैसे ये रिचुअल्स किए जाने हैं, ये जो रीत रिवाज इनको कैसे करना है, और साथ साथ में सोसाइटी के रूल्स भी इसमें बताए जाते थे। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी एट दिस टाइम, प्रीस्ट and warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folk, and forest people. Some priests and warriors were rich, as were some farmers and traders. Others, including many herders, craftspersons, laborers, fishing folk, and hunters and gatherers, were poor. अच्छा, सोसाइटी में इस समय पर मतलब तभी बहुत सारे ग्रुप्स थे। प्रीस्ट और वॉरियर्स थे, फार्मर्स, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट्स पर्सनस थे, लेबरर्स थे, और फिशिंग फॉक और फॉरेस्ट के जंगल के रहने वाले लोग थे। कुछ प्रीस्ट और वॉरियर्स जो हैं वो रिच थे,
साथ ही कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी रिच थे। बाकी के जो भी ये बाकी के चीज़ें लोग आते हैं, हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सनस, लेबरर्स, फिशिंग फॉक, हंटर्स और गैदरर्स, ये सब पुअर थे, पैसे इनके पास कम थे। द प्रीस्ट्स डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्नास। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। इन प्रीस्ट ने लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। इनके हिसाब से हर एक ग्रुप का नाम था वर्ना, और इनके हिसाब से हर वर्ना का अलग अलग काम था सोसाइटी में। द फर्स्ट वर्ना वॉज दैट ऑफ अ ब्राह्मण। Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. पहला वर्ण था ब्राह्मण्स का। ब्राह्मण्स को वेदास को पढ़ना और पढ़ाना होता था, और साथ में सेक्रीफाइसेस भी करवाने होते थे, और गिफ्ट्स उनको मिलती थी बदले में। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स, ऑल्सो नोन एज द क्षत्रियस। जो रूलर्स हैं उनको सेकेंड प्लेस पे रखा जाता है, जिनका नाम है क्षत्रियस। ये इनको दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। इनको लड़ाइयाँ लड़नी होती थी और लोगों की रक्षा करनी होती थी। अच्छा, इससे हमको एक बात पता चलती है कि ब्राह्मण्स का जो ओहदा है समाज में उस समय जो था, वो किंग से भी ज़्यादा ऊंचा था। ठीक है, फिर आगे थर्ड वर द विश्य और द वैश्यस। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। बोथ द क्षत्रियस एंड वैश्यस कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। अच्छा देखो, तीसरा जो था वो थे विश्य या वैश्यस। ये जो हैं ये फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे या ट्रेडर्स होते थे। क्षत्रियस और वैश्यस दोनों ही ये सेक्रीफाइसेस करवा सकते थे या कर सकते थे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट वर द शूद्रास हु हैड टू सर्व to the other 3 groups and could not perform any rituals. Often women were also grouped with the Shudras. Both women and Shudras were not allowed to study the Vedas. अच्छा, लास्ट जो सबसे निचले तबके का ग्रुप आता है वो है शूद्र, जिनको बाकी के 3 ग्रुप्स को सेवा देनी होती थी। ये कोई रिचुअल नहीं कर सकते हैं। इसमें कई सारी वुमेन भी इसी शूद्र के ग्रुप में कहलाई जाती थी, डाली जाती थी। और ये वुमेन और शूद्र दोनों ही, जितनी भी वुमेन हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, ये कभी भी वेदास नहीं पढ़ सकती थी। पहले के ज़माने में वुमेन पढ़ाई नहीं करती थी, या ना तो उनको किया देने जाता था। फिर आगे द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. For example, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahmin and so on. Later, they classified some people as untouchables. These included some craftspersons, hunters and gatherers, as well as people who helped to perform burials and cremations. The priests said that contacts with these groups was polluting. अच्छा, उसके बाद प्रीस्ट ने बताया कि इन लोगों के जो ग्रुप्स हैं ये कैसे डिसाइड होंगे, उनके जन्म के। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे के मम्मी और पापा दोनों ब्राह्मण्स हैं, तो वो बच्चा भी ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब ग्रुप्स के लिए भी सेम है। फिर बाद में उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल भी बोला। इनमें कुछ क्राफ्ट्स पर्सन्स थे, हंटर्स और गैदरर्स थे। साथ में जो लोग बेरियल्स और क्रिमेशंस, यानी जो इंसान मर जाते हैं उनको जलाते हैं या दफनाते हैं, तो जो इंसान ये काम करते थे वो लोग भी अनटचेबल में आते थे। और प्रीस्ट का कहना था कि अगर आप इनको छुओगे या इनसे बात करोगे तो ये पोल्यूटिंग है, मतलब ये आपके शरीर को दूषित करता है। हालांकि ये बात गलत है, ऐसा कुछ अब नहीं है, अब सबकी लेवल एक ही है। Many people did not accept the system of Varna laid down by the Brahmins. Some kings thought that they were superior to the priest. Others felt that birth could not be a basis for deciding which Varna people belonged to. Besides, some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation. Others felt that everybody should be able to perform rituals, and others condemned the practice of untouchability. Also, there were many areas in the subcontinent, such as the northeast, where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priests was limited. अच्छा, अभी इसकी ये 4 तो ग्रुप्स हमने देख लिया, अनटचेबल्स भी देख लिया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये वर्ण का सिस्टम उनको मंजूर नहीं था, और ये वर्ण का सिस्टम ब्राह्मण से लाए थे। कुछ किंग्स को ऐसे लगता था कि वो इन ब्राह्मण से ऊपर हैं। जब हमने ग्रुप्स पढ़े तो सबसे पहला ग्रुप ब्राह्मण्स का आया था, फिर दूसरा किंग्स का आया था जिनको हम क्षत्रिय बोलते हैं। तो कुछ किंग्स को लगता था कि हम ब्राह्मण के भी सुपीरियर हैं, उनसे भी और ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हैं।
कुछ को लगता था कि सिर्फ जन्म के बेस पे ही ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कौन से ग्रुप से आते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ब्राह्मण हैं, आप भी एक ब्राह्मण कहलाएंगे उस समाज में, लेकिन आपके अंदर वो ब्राह्मण वाली क्वालिटीज़ नहीं है, अगर आप अच्छे नहीं हैं मन के, या जो भी चीज़ें आपको करनी आप नहीं कर रहे, तो आप काहे के ब्राह्मण हुए। तो कुछ लोगों को ये भी लगता था कि बर्थ से ये डिसाइड नहीं होता कि भाई मैं गरीब रहूँगा या अमीर बनूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोगों को ये भी लगता था कि जो इंसान जो भी कोई काम कर रहा है, उसका जो भी कुछ ऑक्यूपेशन है, उसके बेस पे डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। हर इंसान का काम इस समाज के लिए ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए जो इंसान ये क्रीमेशन और ये कर रहा है, बरियल्स परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म करना भी ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो वो सब गंद कचरा जाएगा कहाँ पर, राइट। तो ये सब चीज़ें, जो भी कोई एक इंसान का जो भी ऑक्यूपेशन होता है, वो सब ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। जो इंसान हमारे स्ट्रीट में बाहर स्ट्रीट से गार्बेज उठा करके जाता है, वो काम इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल अगर वो काम 3-4 दिन या सिर्फ एक दिन नहीं करेगा तो गली की हालत आप देखिए, आपकी स्ट्रीट की बहुत बुरी हो जाएगी। तो हर एक काम की इम्पोर्टेंस है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, राइट। आगे देखो, कुछ लोगों को लगता था कि हर किसी को रिचुअल्स परफॉर्म करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा था कि जो 4th वाला ग्रुप था, ठीक है, शूद्रस का, और जो वुमेन थी उनको ये रिचुअल्स करने की इजाज़त नहीं थी। कुछ ऐसे भी बोलते थे कि जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। और ऐसे भी कुछ एरियाज़ थे सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के थे, जहाँ पर लोगों के बीच में इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं थे। तो ऐसे केस में यहाँ पर प्रीस्ट का जो दबाव था या उनका जो असर था वो लिमिटेड था, ठीक है। वाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्नास, लोगों को इस सिस्टम से क्यों दिक्कत थी, अभी आप ही बता सकते हैं ज़्यादा। फिर आता है जनपदस, द राजास हु परफॉर्म्ड दीज बिग सैक्रिफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजास ऑफ जनपदस rather than janas. The word Janapada literally means the land where the Jana set its foot and settled down. Some important Janapadas are shown on map 4, page number 57. अच्छा, ये जो जितने भी बिग सेक्रीफाइसेस थे जो राजा ये कर लेता था, अब उस राजा को जनपद का नाम भी दिया जाता था, ठीक है। पहले वो सिर्फ जन का राजा था, अब वो जनपद का भी राजा है। जनपद का मतलब है कि जिस धरती पर जना अपने पैर रखती है और जहाँ पर वो रहती है। अब आप उन लोगों के तो किंग हैं ही हैं, लेकिन उनकी लैंड के भी किंग आप ही हैं, दोनों के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जनपदस हमको मैप 4 पेज नंबर 57 पे मिलेंगे। फाइन, moving on, archaeologists have excavated a number of settlements in these Janapadas such as Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut and Atranji Khera near Etah. The last two are in Uttar Pradesh. They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत सारी ऐसी सेटलमेंट्स हैं जिनकी खुदाई की, जैसे कि पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ में है और अतरांजी खेरा एटा के पास है। ये दोनों लास्ट के 2 जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ पर ये मिला कि जो लोग हट्स में रहते थे वो अपने साथ साथ कैटल, गाय भैंस भी रखते थे और साथ ही दूसरे एनिमल्स भी रखते थे। वो कुछ क्रॉप्स भी उगाते जैसे कि वीट, राइस, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सिजमे एंड मस्टर्ड, ठीक है। इज देयर अ क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन चैप्टर 4? चैप्टर 4 में इनमें से एक क्रॉप ऐसा है जो मेंशन नहीं किया गया था, दैट वाज शुगर केन, राइट। चलो आगे मूव ऑन, नेक्स्ट पेज पे है। दे मेड अर्दन पॉट, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. अच्छा, ये मिट्टी के पॉट्स बनाते थे। इनमें से कुछ जो हैं ग्रे कलर के थे और कुछ जो हैं वो रेड कलर के थे। कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ फाउंड्री इन साइट्स पे मिली जिसका नाम है पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ये ग्रे कलर के पॉट्स थे, इनके ऊपर डिज़ाइंस पेंट की गई थी, ज़्यादातर सिंपल लाइंस थी या तो फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स थे। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स कुड बी स्क्वायर, रेक्टेंगल, दीज आर ऑल ज्योमेट्रिकल पैटर्न।
फिर आता है महाजनपदस। Janapadas. About 2500 years ago, some Janapadas became more important than others and were known as Mahajanapadas. Some of these are shown on map 4. Most Mahajanapadas had a capital city. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick or stone were built around them. अच्छा, अभी हमने पीछे वाले पेज पे यही चीज़ पढ़ी थी, जनपदस। पहले वो सिर्फ जना के थे, अब वो जनपदस बने थे। अब ये जनपदस से बन गए महाजनपदस। तो कुछ ऐसे जनपदस थे जो दूसरों से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए और उनका नाम रख दिया गया महाजनपदस, आज से तकरीबन 2500 साल पहले। इनमें से कुछ मैप 4 पे दिखाए गए हैं। मोस्ट महाजनपदस के पास एक कैपिटल सिटी होता था। इनमें से ज़्यादातर जो होते थे वो फोर्टिफाइड यानी किला बंधा हुआ होता था, यानी कि इनके आसपास जो है इनकी जो बाउंड्रीज हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, वुड की, ब्रिक की या स्टोन की। ठीक है, आगे ये मैप है, इस पे आपको इम्पोर्टेंट जनपदस, महाजनपदस और सिटीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall, and impressive walls around their cities. Also, in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Building such huge walls was required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs, of bricks or stone had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided, possibly by thousands of men, women, and children, and resources had to be found for all of this. अच्छा, अब ये जो फोर्ट्स हैं ये इसीलिए हो सकता है बनाए जाते होंगे क्योंकि लोगों को डर लगता था कि दूसरे राजा आकर के उनके यहाँ अटैक कर देंगे और उनको प्रोटेक्शन के लिए ये फोर्ट्स बनाने पड़ते थे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रूलर्स अपनी ताकत बताना चाहते हो कि वो कितने रिच और पावरफुल हैं, और वो ये ताकत इससे दिखाते थे कि उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत लंबी हैं, बड़ी बड़ी हैं और इम्प्रेसिव यानी कि देखने में बहुत अच्छी हैं। अपने सिटीज़ के आसपास ही ऐसी वॉल्स बना देते थे। साथ में मान लीजिए कि एक ये एरिया है, ये वो एरिया है आपका, फोर्ट आपने आसपास वो लैंड वो बना दिए वॉल्स, यहाँ पर आप रहते हैं तो इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना आपके लिए इजी है। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ बंद हैं किसी एक जगह पर। तो एक राजा अपने लोगों को, जो वो फोर्ट के अंदर जो लोग रहते थे लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया, उनको वो राजा आसानी से कंट्रोल कर सकता था। बिल्डिंग सच ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती थी। साथ में हज़ार नहीं तो लाखों में ब्रिक्स लगती थी या स्टोन लगता था, जिसको प्रिपेयर करना पड़ता था ताकि जा कर के वॉल बने। साथ में इसमें बहुत लंबा चौड़ा लेबर यानी कि इंसान चाहिए मज़दूरी करने के लिए। हो सकता है कि इसमें हज़ारों की तादाद में मैन, वुमेन और बच्चे ये सब काम करते हैं और इन सभी रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ता था ये वॉल्स बनाने के लिए। अब ये एक फोर्टिफिकेशन वॉल है कौशंबी की। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अ पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। एक ये पिक्चर है जो एक इंसान है ये वॉल्स बना रहा है। ये एक कौशंबी की फोर्टिफिकेशन वॉल है। ठीक है, ये सिर्फ वो पिक्चर है कि इतनी सी वॉल अभी बची है और ये कहाँ मिली उन्हें, प्रेजेंट डे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इसका पार्ट हो सकता है कि 2500 ईयर्स अगो बनाया गया हो। मूविंग ऑन, द न्यू राजास नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज। Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using punch-marked coins. See the illustration on page number 92. You will read more about these coins in chapter number 9. जो नए नए राजास थे अब वो आर्मीज़ बनाने लगे, सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी मिलती थी और पूरा साल किंग उनको मेंटेन करके रखता था। मेंटेन का मतलब है उनको खाना पीना देना ताकि वो कमज़ोर ना बने। आपके सोल्जर्स ही कमज़ोर होंगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा। कुछ पेमेंट्स जो हैं वो पंच मार्क्ड कॉइन्स से दी जाती थी। आज भी जो हम सिक्के यूज़ करते हैं वो पंच मार्क्ड ही हैं। ठीक है, बट वो मशीन करती है, ये वाले हैंड से होते होंगे। इसका एक इलस्ट्रेशन पेज नंबर 92 पे दिया है
और इन कॉइन्स के बारे में हम चैप्टर 9 में ज़्यादा पढ़ेंगे। लिस्ट 2 ways in which the rajas of the Mahajanapadas were different from those mentioned in the ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो राजा बताए गए हैं और जो यहाँ हैं महाजनपदस के जो राजा हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अलग अलग बातें हैं, ऐसी 2 बातें बताइए। फिर आता है टैक्सेस। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदस वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, they needed more resources and needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by the people, as in the case of Raja of the Janapadas, they started collecting regular taxes. अब जो ये भी सारे महाजनपदस के जितने भी रूलर्स थे, इनको बड़े बड़े किले बनाने थे, आर्मीज़ मेंटेन करनी थी बहुत बड़ी बड़ी, तो इसके लिए इनको रिसोर्सेज चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ इनको लोग भी चाहिए थे जो ये पैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो ओकेशनल गिफ्ट्स आती हैं, यानी कि मान लीजिए राजा का बर्थडे है तो जनता ने गिफ्ट दे दिया, राजा के बेटे का जन्म हुआ तो राजा ने जनता को गिफ्ट दे दिया। ये गिफ्ट्स पे निर्भर रहने के बजाय अब उन्होंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया, यानी हर महीने में एक बार टैक्स लिया जाएगा या हर साल में, बट रेगुलरली ऑन रेगुलर टाइम इंटरवल्स टैक्स वुड हैव बीन कलेक्टेड। फिर टैक्स कलेक्ट किस पे किया जाता था वो भी चीज़ देखें। Taxes on crops were the most important. This was because most people were farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as भाग और a share। ठीक है। तो जो सबसे बड़ा सोर्स था किसी भी महाजनपद के लिए टैक्स का, वो था क्रॉप्स के ऊपर आप टैक्स लगाइए। क्यों ऐसा था? क्योंकि ज़्यादातर लोग फार्मर्स थे और टैक्स फिक्स्ड था कि आप जितना भी प्रोड्यूस करेंगे उसका 1/6 पार्ट आप राजा को दे देंगे, और इसको बोलते थे भाग या तो फिर शेयर। यानी बोलते थे ना कि हम तेरे इस चीज़ में तेरी हिस्सेदारी हम लेंगे, तो वो हिस्सेदारी ही यहाँ पर बात है। सेकेंड है, देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन्स एज वेल। These could have been in form of labor. For example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. टैक्सेस क्राफ्ट्स पर्सनस पे भी लगती थी। ये हो सकता है कि मजदूरी के फॉर्म में ही टैक्स लगती हो। जैसे कि मान लीजिए कोई वीवर है या कोई स्मिथ है, उसे एक दिन हर महीने में किंग के लिए काम करना पड़ता होगा। श्योरली तो हम भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। हर्डर्स भी टैक्सेस पे करते थे, लेकिन किस फॉर्म में? या तो वो अपने जानवर देते थे या जानवरों में से जो प्रोड्यूस निकलता था, जैसे गाय दूध देती है ना, शीप से वो मिलता है, कॉटन मिलता है जो जिससे हम वुलन शॉल्स वगैरह बनाते हैं, तो वो सब उनको देना पड़ता था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब मान लीजिए कोई ट्रेडर है, मर्चेंट है, तो वो जो भी गुड्स लेके आएगा या बेचेगा उस पर भी टैक्स लगती थी। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। जो हंटर्स और गैदरर्स थे, जिनके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो जंगल से जानवरों को मार के लेके आए वो हंटर्स हैं, और जंगल से खाने पीने की चीज़ें जमा करके रखें वो गैदरर्स हैं। तो ये भी फॉरेस्ट से जो भी कुछ लेके आते थे वो राजा को उसमें से कुछ हिस्सा देते होंगे। What do you think would have been provided by hunters and gatherers? आपको क्या लगता है कि हंटर्स और गैदरर्स राजा को क्या देते होंगे? मूविंग ऑन, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी कुछ चेंजेस आए, अब वो कौन से हैं वो देखेंगे। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। One was the growing of use of iron ploughshares. This meant that heavy clayey soil could be turned over better than with a wooden ploughshare, so that more grain could be produced. Second, people began transplanting paddy. This meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. This led to increased production as many more plants survived. However, it was back-breaking work. Generally, slave men and women, dasas and dasis, and landless agricultural laborers, kamakaras, had to do this work. अच्छा, अब देखिए उस समय पर एग्रीकल्चर में 2 बड़े बदलाव आए थे। सबसे पहला बदलाव है कि उन लोगों ने आयरन के प्लफ शेयर्स यूज़ करना शुरू किया था, यानी जो वो
यूज़ करते हैं ना खुदाने के लिए, खेत को खोदने के लिए या जोतने के लिए जो भी यूज़ करते हैं, वो अब वो लोहे का यूज़ करने लगे। इसका मतलब कि जो भी हैवी यानी भारी मिट्टी है या क्ले यानी चिपचिपी मिट्टी है, उसको भी अब आप टर्न कर सकते हैं। और वुडन प्लवशेयर जो लकड़े का होता था, उससे तो नहीं होता था, लेकिन आयरन वाले से वो हो जाता था क्योंकि वो लोहे का है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप उसमें से बहुत ज़्यादा ग्रेन्स और भी उगा सकते हैं। फिर दूसरी बात थी कि लोग जो हैं पैडी को ट्रांसप्लांट करने लगे। कैसे? अब देखो, पहले क्या करते थे, पैडी मतलब चावल, पहले वो क्या करते थे, चावल के बीज सीधे जाकर के ग्राउंड में से छिड़क के आ जाते थे, जहाँ पर प्लांट को उगना होता था वो उग जाता था। ठीक है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते थे। अब वो पहले उसके छोटे छोटे सैपलिंग्स बनाते थे। सैपलिंग्स का मतलब है कि आप छोटी जगह पर उसको बोइए और फिर उसमें से छोटा सा पौधा निकलेगा, उसको सैपलिंग बोलते हैं। ठीक है, वो पहले उनको उगाते थे कहीं पर, फिर उसको फील्ड में जाकर के यानी खेत में जाकर के प्लांट करते थे। अब इतने सारे सैपलिंग्स को वहाँ पर जाके प्लांट करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर जाते थे, बच जाते थे। बैक ब्रेकिंग वर्क का मतलब है कि इस काम को करते करते लोगों की कमर टूट जाती थी। ठीक है, लेकिन जनरली जो स्लेव मैन यानी कि जो मज़दूर थे, उनके दास या दासी, और जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, वो एग्रीकल्चर्स जो जिनके पास ज़मीन नहीं है अपनी काम करने के लिए, वो इनकी ज़मीन में आकर के ये सारा काम उनको करना पड़ता था। आगे, कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड एनकरेज दीज चेंजेस? आप बता सकते हैं कि किंग इन चेंजेस में क्यों बदलाव, मतलब ये बदलाव क्यों वो लाना चाहेगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उसका 1/6 हिस्सा जो है वो राजा के पास जाना है, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हिस्सा राजा को मिलेगा। सिंपल है। फिर आता है अ क्लोजर लुक ऑन ए मगध। मगध के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो आई गेस चैप्टर 1 या 2 में। अच्छा, find Magad on map 4, page 57. Magad became the most important Mahajanapada in about 200 years. Many rivers such as the Ganga and Son flowed through Magad. This was important for transport, water supplies, making the land fertile. Parts of Magad were forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. Forests also provided wood for building houses, carts, and chariots. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. मैप 4 जो दिया हुआ है पेज नंबर 57 पे, उसको देखिए। मगध जो है सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद बना 200 सालों के अंदर। बहुत सारी रिवर्स जैसे कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी है सोन, ये मगध से फ्लो करती थी। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल यानी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए गंगा और सोन दोनों की इम्पोर्टेंस यहाँ पर थी। मगध के कुछ पार्ट्स ऐसे थे जहाँ पर जंगल थे, जो इन जंगलों में जो एलिफेंट्स रहते थे उनको लोग पकड़ते थे और आर्मी के लिए ट्रेन करते थे। आप मूवीज़ में देखेंगे तो जंग में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें हाथी भी जाते थे, तो उनको पहले ट्रेन करना पड़ता था जंगल से ला करके। फिर फॉरेस्ट के अंदर से उनको वुड भी मिलता था ताकि वो घर बना सकें, और कार्ट का मतलब है जैसे बुलक कार्ट होता है, बुलक आगे चलती है तो कार्ट पीछे पीछे उसके चलता है, तो वो कार्ट लकड़े का बना होता है। और चैरियट्स भी बनाने के लिए वो वुड उनको जंगल से मिल जाता था। साथ में वहाँ पर आयरन और थी, आयरन माइंस थी जहाँ से वो लोग आयरन निकाल करके अच्छे खासे टूल्स और वेपन्स बना सकते थे। Magad had two very powerful rulers, Bimbisara and Ajatasattu, who used all possible means to conquer other Janapadas. Mahapadmananda was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. Rajagriha, present-day Rajgir in Bihar, was the capital of Magad for several years. अच्छा, मगध के पास दो बहुत पावरफुल रूलर्स थे जो अलग अलग टाइम पे रूल किए होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एक थे बिम्बिसारा और दूसरे थे अजातशत्रु, जो हर एक पॉसिबल रास्ता उन्होंने अपनाया ताकि वो और भी जनपदस को अपने हाथ में ला सकें, कॉन्कर यानी कि जीत सकें। ठीक है, ताकि उनका जो इलाका है, जिस इलाके में वो राज करते हैं, वो इलाका और बड़ा होते जाए। ठीक है, अब आगे महापद्मनंदा एक और इम्पॉर्टेंट रूलर थे यहाँ के मगध के।
उन्होंने अपना कंट्रोल, जो उनका एरिया था जहाँ वो रूल करते थे, वो उन्होंने बढ़ाया। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में उन्होंने वो अपना कंट्रोल बढ़ाया था। राजगृह, जो प्रेजेंट डे राजगीर जिसका नाम है, और ये बिहार में है, ये मगध का कैपिटल रहा बहुत सालों तक। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। फिर उसके बाद, पहले तो राजगृह था, अब उसके बाद कैपिटल शिफ्ट हो गया पाटलिपुत्र, जिसको हम आज के दिन में पटना के नाम से जानते हैं। पटना अगेन बिहार में है। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia and Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia and came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Bias. When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. अच्छा, एक बहुत बड़े राजा थे आज से तकरीबन 2300 साल पहले, जिनका नाम था अलेक्जेंडर। ये मैकेडोनिया नाम की जगह पर यूरोप में रहते थे। मैकेडोनिया इज आई गेस अ कंट्री। अच्छा, इनको दुनिया पर राज करना था, वर्ल्ड कॉन्करर, यानी कि पूरी दुनिया को इनको अपने बस में करना था कि मैं पूरी दुनिया का राजा बनूं। ऑब्वियसली वो इसको कर तो नहीं पाए, पूरे वर्ल्ड को तो उन्होंने नहीं हासिल किया, लेकिन उन्होंने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स को कॉन्कर यानी जीत ज़रूर लिया। ठीक है, फिर वो आए कहाँ पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और जैसे ही वो ब्यास से आगे ईस्ट वर्ड्स यानी कि आगे बढ़ रहे थे, तो उनके सोल्जर्स ने मना कर दिया। वो डर रहे थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि इंडिया के रूलर्स के पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ हैं। फुट सोल्जर्स का मतलब है कि उनके पास सोल्जर्स हर समय होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वो अपने सोल्जर्स को पूरा साल मेंटेन करके चलते हैं। वो मेंटेन वो क्यों करते हैं कि कभी भी लड़ाई करने का समय आ गया तो सोल्जर्स ढूंढने ना पड़े, अपने साथ ही पड़े हों अपने पास, है ना। और चैरियट्स हैं उनके पास बहुत अच्छे अच्छे, और एलिफेंट्स भी हैं। तो इससे उनके जो सोल्जर्स थे किसके, अलेक्जेंडर के, वो डर गए इंडिया में आने से। In what ways were these armies different from those described in the ऋग्वेद? अब आपको बताना है कि ऋग्वेद में जो आर्मीज़ बताई गई हैं और जो ये आर्मीज़ हैं, इनमें क्या क्या फ़र्क है। Then second one, a closer look at Vajji. While Magad became a very powerful kingdom, Vajji, with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Gana और संघ। मगध तो उस समय पावरफुल किंगडम था ही। वज्जी एक दूसरा किंगडम था जिसका कैपिटल था वैशाली, बिहार में। वैशाली एक जगह का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर दूसरी गवर्नमेंट चलती थी जिसका नाम था गण और संघ। इसका मीनिंग आपको यहाँ राइट साइड पे देखो दिया हुआ है। गण का मतलब होता है इज़ यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसको हम गण बोलते हैं। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि बहुत बड़ी संस्था, उसको संघ बोलते थे उस समय पर। इन अ गण और अ संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, sometimes even when thousands of men ruled together, each one was known as a raja. These rajas performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate. For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dasas and kamakaras could not participate in these assemblies. अच्छा, गण या संघ में एक नहीं बहुत सारे राजा होते थे। कभी कभी तो हज़ारों की तादाद में मैन जो होते थे वो साथ में किसी जगह पे राज करते थे और हर एक को राजा बोल दिया जाता था। ये राजा साथ में रिचुअल्स करते थे और ये इनकी अपनी असेंबलीज बैठती थी ताकि वो डिसाइड कर सके कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये कैसे वो डिसाइड करते थे, डिस्कशन या डिबेट से। डिस्कशन का मतलब है कि आपस में बातचीत करना। डिबेट का मतलब है कि मैं कुछ कह रही हूँ, सामने वाला कुछ और कह रहा है, तो वो डिबेट हो जाती है, बहस हो जाती है। मान लो कि एग्जाम्पल है कि अगर उनके राज्य पे किसी एनिमी ने अटैक कर दिया, किसी दुश्मन का हमला आ गया, तो वो मिलते थे और डिस्कस करते थे कि अब जो ये परेशानी आई है, जो मुसीबत आई है, जो थ्रेट आया है, जिससे लोग डर रहे हैं, उसको निपटाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। और इसमें से भी वुमेन थे, जो दासास थे और जो कमकारस थे, वो इन असेंबलीज में पार्ट नहीं कर सकते थे, ले सकते थे।
Both the Buddha and Mahavira, about whom you'll read in chapter 7, belonged to Ganas or Sanghas. Some of the most vivid descriptions of life in the Sanghas can be found in Buddhist books. जो बुद्ध और महावीर दोनों जो हैं, जिनके बारे में हम चैप्टर 7 में ज़्यादा पढ़ेंगे, ये इन्हीं गणस या संघस में से आते थे। सबसे ज़्यादा इन संघस के बारे में जो भी जानकारी दी है वो इन्हीं बुद्धिस्ट बुक्स में से हमको मिलती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ये वाला पहले कर लेते हैं। राजास ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कॉन्कर द संघस, nevertheless these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of Ganas or Sanghas were conquered by Gupta rulers, about whom we will read in chapter 11. अच्छा, ये जो पावरफुल किंगडम के राजा होते थे वो इन संघस को जीतने की कोशिश करते थे, फिर भी ये बहुत लंबे समय तक चले। आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब लास्ट घन या संघ को गुप्ता रूलर्स ने जीत लिया, लड़ाई हुई घन और संघ की गुप्ता रूलर्स के साथ, तो गुप्ता रूलर्स जीत गए। इनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। ऊपर एक और चीज़ें दी हुई हैं कुछ, देखो। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दिग्गा निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन्स some of the speeches of the Buddha. These were written down about 2300 years ago. एक अकाउंट यानी एक सिंपल सी चीज़ आपको वज्जीज के बारे में बताई गई है। ये एक बुक है, फेमस बुद्धिस्ट बुक है जिसका नाम है दिग्गा निकाया, और इसमें बुद्धा की कुछ स्पीचेस के बारे में उल्लेख किया हुआ है। ये बुक लिखी गई थी आज से तकरीबन 2300 ईयर्स अगो। अजात सत्तू एंड द वज्जीज, इनके बारे में है। अजात सत्तू वॉन्टेड टू अटैक द वज्जीज. He sent his minister named Vasakara to the Buddha to get his advice on the matter. अजात सत्तू को वज्जीस पे अटैक करना था। उसने अपना एक मिनिस्टर जिसका नाम था वसाकारा, उसको उसने बुद्धा के पास भेजा ताकि बुद्धा उसको इस मैटर पे एडवाइस दे सके, सलाह दे सके। The Buddha asked whether the Vajjis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as. बुद्धा ने सबसे पहले तो ये पूछा कि क्या वज्जीस भी फुल असेंबलीज में आपसे मिलते हैं, तो उसको पता चला कि हाँ वज्जीस उनसे मिलते हैं असेंबली में। तो बुद्धा ने बताया कि वज्जीस तब तक प्रॉस्पर करेंगे, यानी कि प्रॉस्पर यानी कि फूलते रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कोई उनको हरा नहीं पाएगा। कब तक? देखो, जब तक दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, वो लास्ट में समझाते हैं। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूल्स, दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू अदर एल्डर्स. वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड. चैत्यस, लोकल श्राइन्स, वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस. वाइस सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली. अच्छा देखो, बुद्धा ने बताया कि वज्जीस तब तक सही सलामत रहेंगे जब तक वो ये सारे काम कर रहे हैं। काम कौन कौन से थे? जब तक वो ये पब्लिक असेंबलीज करवाते रहेंगे, जब तक वो एक साथ मिलते रहेंगे और एक साथ काम करते रहेंगे, जब तक वो रूल्स जो उन्होंने खुद रूल्स बनाए हैं जब तक वो उनको फॉलो करेंगे तब तक। फिर जब तक वो दूसरों जो बड़े हैं उनकी इज्जत करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे या उनकी बात को सुनेंगे। फिर अगला आता है कि वज्जी की जो वुमेन हैं, जो वहाँ की लेडीज़ हैं, उनको फोर्स से अपनी तरफ कैप्चर करके जब तक नहीं रखा जाएगा, यानी वुमेन को उनकी फ्रीडम दी जाएगी। साथ में जो चैत्यस हैं, लोकल श्राइन्स जिसमें लोगों को दफनाया जाता है, उनको मेंटेन करना जब तक वो करते हैं टाउन्स और विलेजेस में। फिर अगला था जब तक जो वहाँ के वाइस सेंट्स थे, जो सेंट्स यानी कि जो साधु महात्मा होते हैं, उनमें से जो वाइस वाले थे जिनमें दिमाग बहुत ज़्यादा था, जब तक वो अलग अलग बिलीव्स फॉलो करने की उनको इजाज़त थी कि भाई आपका ये विश्वास है, ठीक है आप ये कीजिए, उन पे कुछ थोपना नहीं है कि ये मेरा विश्वास है आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में जब भी वो कंट्री में चाहें आ सकते हैं, जा सकते हैं। जब तक ये सारी बातें कौन करेगा? वज्जीस करते रहेंगे, तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता। ऐसा बुद्धा ने किसको बताया? वसाकारा को, जो अजात सत्तू का मिनिस्टर था, ठीक है। चलो आगे है। इन वॉट वेज वॉज द वज्जी संघ डिफरेंट फ्रॉम द अदर महाजनपदस?
ट्राई एंड लिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस। आपको बताना है, इतने सारे डिफरेंसेस तो अभी आ गए कि वज्जी संघ दूसरे महाजनपद से कैसे अलग था। कम से कम 3 डिफरेंसेस आपको इसमें बताने हैं। सो दिस वॉज चैप्टर 6 of class 6 history, our past one. Hope you understood the chapter. Do subscribe the channel and share the video to your friends and colleagues. Thank you so much.